तो कहानी की शुरुआत फर्नांडो नाम के आदमी को दिखाने से होती है, जो अपनी लाइफ से थोड़ा परेशान था क्योंकि उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो पेंटिंग्स वगैरह बना लेता है, लेकिन इसमें उसे वो पैशन नजर नहीं आ रहा था जिसकी तलाश में वो था। तब वो परेशान होकर अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनकर सुझाव देता है कि अगर तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करो तो शायद तुम्हारा मन लगने लगे। इस बात को सुनकर वह मार्शल आर्ट सीखने लगता है, लेकिन वहाँ भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। इसलिए जब वह शाम होने पर घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक से बारिश होने के कारण उसकी सिगरेट बुझ जाती है, जिस वजह से वो उसे बहते हुए पानी में फेंक देता है, जो कि उस सिगरेट को बहाकर सामने के एक बैंक के सीवेज में ले जा रहा था। जिसे देखकर फर्नांडो खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ उसे अपना मकसद मिल चुका था। उसे अब समझ आ चुका था कि किस काम को करने से उसे खुशी मिलेगी। दरअसल वो इस सीवेज के रास्ते बैंक में रॉबरी करके आसानी से निकल सकता था, जिसके लिए अब उसे जरूरत थी तो एक अच्छी टीम की। इसलिए वो अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास जाता है, जिससे वो अपने रॉबरी करने के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस बात पर सेबेस्टियन उसे राय देता है कि वह सबसे पहले इसके लिए एक इन्वेस्टर को ढूंढे ताकि वह इस काम में लगने वाली चीजों जैसे कि गाड़ी वगैरह का इंतजाम कर सके, जो बात फर्नांडो को भी सही लगती है। इसलिए वह एक ऐसे आदमी से मिलने के लिए जाता है जो उसके हिसाब से उसके इस काम में इन्वेस्टर का रोल निभा सकता था, लेकिन वह आदमी फर्नांडो को साफ मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे फंडिंग दे पाए, जिसके कारण वो फर्नांडो को दूसरे आदमी का पता देता है जो कि उसके हिसाब से फंडिंग की मदद कर सके। इसके बाद हमें मारियो नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अक्सर अपनी बेटी के सैलून में सिर्फ इसलिए जाया करता था ताकि वो लड़कियों को ताज सके, जो देख उसकी बेटी लूसी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो ये सब करने के साथ चोरी का भी काम करता है। लेकिन मारियो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे पैसे देकर चला जाता है। जिसके बाद रात के समय हम उसे घर में विंडो के जरिए घुसते हुए देखते हैं, जहाँ पहुंचकर वो बहुत ही आसानी से एक सेफ को खोलकर उसके अंदर रखे सारे पैसे चुरा लेता है। फिर वो चुपचाप बाहर आता है, जहाँ एक का उसके पीछे लगी हुई थी। जो बात मारियो को पता लग चुकी थी, उसे लगता है कि शायद पुलिस का कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन का में असल में फर्नांडो होता है, जिस पर मारियो हमला कर देता है। लेकिन जब वो देखता है कि फर्नांडो के पास कोई गन नहीं है तो वह उसे छोड़कर वहां से सीधा अपने घर चला आता है, जहां उसे अपने एक दोस्त का वॉइसमेल मिलता है, जिसमें वह मारियो को बता रहा होता है कि फर्नांडो नाम का एक आदमी उससे मुलाकात करना चाहता है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है, इसलिए वह कल उससे जाकर मिल ले। जो बात सुनकर मारियो अगले दिन एक आइसक्रीम पार्लर में फर्नांडो से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं। फिर फर्नांडो मारियो को लेकर उस बैंक को दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहां वो उसे अपनी इस रॉबरी के प्लान के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाता है। फिर वो पास ही की एक सीवेज लाइन का ढक्कन हटाकर उसमें मेजरिंग टेप डाल देता है ताकि वो रोड से इस सीवेज की दूरी नाप पाए। इसलिए अब दोनों पास ही के दूसरे मैनहोल को खोलकर उसमें उतर जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये दूरी असल में 18 मीटर की है। जो सब देखकर अब मारियो को भी यकीन हो चुका था कि फर्नांडो के प्लान में दम तो है, इसलिए वह इस रॉबरी में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वह सीधा अपनी बेटी लूसी के पास पहुंचता है, जो कि अब भी उससे काफी नाराज थी क्योंकि वह काफी देर से घर पहुंचा था और उससे ये भी शक था कि उसके पिता ने कहीं फिर से तो कुछ उल्टा काम शुरू नहीं कर दिया है, जिस बात पर मारियो काफी बहाने बनाता है। फिलहाल इसके बाद दूसरे दिन मारियो उसे फर्नांडो के बारे में बताने वाले यानी कि देबुजा के साथ उससे मिलने के लिए जाता है, जहां पर फर्नांडो और भी चीजें बताने लगता है। तो मारियो देबुजा से बोलता है कि उसे यह प्लान तो बहुत पसंद आया, पर उसे फर्नांडो की काबिलियत पर शक है, जिस पर देबुजा बोलता है कि वह चिंता ना करे क्योंकि अगर इस रॉबरी के दौरान कुछ भी गड़बड़ हुई तो वह उसे ही फंसा कर निकल लेंगे। इसलिए मारियो शांति के साथ फर्नांडो की सारी बातें सुनने लग जाता है, जिसमें हम जान पाते हैं कि फर्नांडो को बैंक में लगे सेंसर्स की चिंता थी, जिसका इलाज मारियो के पास होता है। जिसके लिए अगले ही दिन मारियो अपने एक दोस्त सेबेस्टियन के साथ बैंक में जाता है और वहां मौजूद हर एक चीज की एक कैमरा के जरिए फोटोज लेने लगता है। जो बात वहां के सीसीटीवी कैमरा के जरिए जब सिक्योरिटी तक पहुंचती है तो वो लोग मारियो को पकड़कर उसकी तलाशी लेने लगते हैं। साथ ही वो लोग उसके कैमरे को खोलकर देखने लगते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खाली होता है। इसलिए मजबूरी में उन्हें मारियो को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसने तलाशी से पहले बहुत ही सफाई के साथ कैमरे में लगी मेमोरी चिप को निकाल लिया था। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर बैंक के ब्लूप्रिंट को देख रहे होते हैं, जहां फर्नांडो सभी से कहता है कि उन्हें अब किसी तरह से बस ये पता लगाना होगा कि बैंक के बैकडोर से सीवेज के मैनहोल तक की दूरी कितनी है, जो काम देबुजा बहुत ही आसानी से कर देता है। वह बताता है कि ये दूरी असल में 60 मीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसलिए उन्हें उतनी ही दूरी तक मैनहोल से एक टनल को खोदने का काम करना था ताकि ये लोग उस रास्ते के जरिए रॉबरी करने के साथ आसानी से बाहर भी निकल सके। इसलिए अब सभी काम पर लग जाते हैं, जिस दौरान इनके सामने एक और मुसीबत आती है।
जब फर्नांडो बैंक के सेफ्टी बॉक्स को खोलने की बात करता है, क्योंकि उन्हें कुल मिलाकर करीब 400 से ज्यादा सेफ्टी बॉक्सेस खोलने होंगे, इसलिए फर्नांडो के कहने पर मारियो को इसी बैंक की दूसरी ब्रांच में जाकर एक सेफ्टी बॉक्स रेंट पर लेता है, जिससे उसे इस बात का आइडिया हो जाता है कि वह कैसे खुलेगा और साथ ही ये दिखता कैसा है। जिसके बाद ये सुरंग में वापस आ जाते हैं, जो कि सेबेस्टियन ने आधी खोद दी थी, पर आगे का काम करने के लिए उसे कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जिसके लिए फर्नांडो मारियो से और इन्वेस्टमेंट करने की उम्मीद करता है, लेकिन वह इसके लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी पैसा दे चुका था। फिलहाल फर्नांडो बैंक से चोरी करने के बाद भागने के लिए एक अजीब सी वेन लेकर आता है, जो कि देखने से ही अजीब लग रही थी, इसलिए उनके ऊपर पुलिस को शक हो जाता है, जिस कारण वो इनके पेपर्स वगैरह चेक करने लगते हैं। यहाँ इस टीम का नया मेंबर एल्बर्ट काम आता है। वो अपनी वाइफ की मदद से पुलिस का शक दूर कर देता है, लेकिन उसने इन सब में अपनी वाइफ को भी शामिल कर लिया था, इसलिए मारियो को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। हालांकि एल्बर्ट उसे भरोसा दिलाता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, उसकी वाइफ की वजह से इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी इनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि एक दिन जब ये ड्रिलिंग कर रहे थे तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के कारण इनके बचे हुए इक्विपमेंट्स भी टूट जाते हैं, जिसे फिर से लेने के लिए अब इन लोगों को दोबारा से मारियो की मदद मांगनी पड़ती है, जो कि इस घटना से अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे लग रहा था कि वो लोग इस रॉबरी में कामयाब नहीं होंगे, इसलिए वो और पैसे देने से इनकार करने के साथ इस टीम को भी छोड़ देता है। जिस बीच फर्नांडो को एक दिन इस बारे में सोचने के दौरान एक आइडिया आता है, जिसके बारे में बात करने के लिए वो मारियो के पास पहुंच जाता है। वह उससे शेयर करता है कि बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अगर वो में गेट से एंट्री करे और रॉबरी के बाद अंडरग्राउंड टनल के जरिए बाहर निकले तो पुलिस को इन पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बैंक के वर्किंग आवर के दौरान उसमें दाखिल होंगे। दरअसल वही एक ऐसा टाइम होता है जब ज्यादातर लॉकर खुले होते हैं। जो बात सुनकर मारियो फिर से खुश हो जाता है, क्योंकि इस प्लान में दम लग रहा था, इसलिए वो फिर से टीम को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद सभी रॉबरी की तैयारी में लग जाते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जब उन्हें इस काम को अंजाम देना था, इसलिए ये लोग नकाब पहनकर मेन गेट से बैंक के अंदर घुसते हैं और बंदूक की नोक पर सभी कस्टमर्स को कंट्रोल करने के साथ उन्हें हॉस्टेजेस बना लेते हैं। इसके बाद वो कैशियर से पैसे बैग में डलवाने लगते हैं, जो देखकर बैंक का सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और अगले ही पल पुलिस वहां आ भी जाती है। जिसके आते ही फर्नांडो एक हॉस्टेज को बाहर लाकर पुलिस को ऐसा दिखाता है कि वो लोग मेन गेट से ही बाहर निकलने वाले हैं। फिर ये लोग बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर को भी पुलिस के सामने बाहर निकाल देते हैं, जो देख पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह सब करना क्या चाहते हैं। इधर बैंक के अंदर रॉबरी का फेज 2 चालू हो चुका था, जिसमें ये लोग सेबेस्टियन की मदद से एक मशीन के जरिए सभी लॉकर्स को जल्दी जल्दी तोड़कर पैसे निकालने लग जाते हैं। वहीं बाहर खड़ी पुलिस किसी भी तरह की जल्दबाजी करके कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए कैप्टन फोन के जरिए रॉबर्ट से बात करने की कोशिश करता है, जिस फोन को मारियो उठाता है और यहाँ वो पुलिस को उलझाने के लिए उनके साथ गप्पे लड़ाने लगता है। दूसरी तरफ ये लोग बैंक के सभी सिक्योरिटी कैमरास को तोड़ देते हैं, जिस दौरान पुलिस कैप्टन मारियो से बोलता है कि वो लोग अगर अभी सरेंडर कर देंगे तो उनकी सजा माफ हो सकती है, क्योंकि वो कुछ भी करके यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे। जिस दौरान मारियो को पता लगता है कि उनके हॉस्टेजर्स में से एक और लेडी का आज बर्थडे है, जिस वजह से मारियो उसे भी आजाद कर देता है। फिर वो कैप्टन से बोलता है कि उसने एक हॉस्टेज को आजाद कर दिया है, इसलिए अगर बाकी लोगों की जान को सेफ देखना चाहते हैं तो वो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को यहाँ बुलवा कर लाए और साथ ही उनके सुरक्षित बाहर निकलने का भी बंदोबस्त करे। इसी दौरान जिस मशीन से लॉकर्स को तोड़ा जा रहा था वो ज्यादा गर्म हो जाने के कारण बंद हो जाती है, इसलिए ये लोग उसके ठंडे होने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि अब तक आधे लॉकर्स के पैसे फर्नांडो ने टनल में सेबेस्टियन के पास भेज दिए होते हैं। इसी बीच कैप्टन मारियो को फिर से समझाने की कोशिश करता है, पर मारियो उल्टा उन सभी का टाइम बर्बाद कर रहा होता है। इधर मशीन ठंडी होते ही ये लोग जल्दी से बाकी का काम खत्म करके टनल में जाने लगते हैं, जिन सब के बीच बाहर कैप्टन को भी अब तक अंदाजा हो चुका था कि मारियो सिर्फ उनसे टाइम पास कर रहा था, बाकी के लोग अंदर कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से स्पेशल फोर्सेस को बुला लेता है। वही बैंक में फर्नांडो अपनी निशानी के तौर पर अपनी गन को वही छोड़कर चला जाता है। जिनके जाते ही सभी हॉस्टेजर्स अपने फोन से पुलिस को अंदर की सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जो सुनकर स्पेशल फोर्सेस की मदद से पुलिस बैंक के अंदर घुस आती है, जहां ये लोग एक टनल को देखते हैं जिसके मुहाने पर एक ग्रेनेड लटका हुआ था, इसलिए कैप्टन और बाकी पुलिस वाले उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन तभी कैप्टन को उसके जूनियर ऑफिसर का कॉल आता है, जो कि उसको बताता है कि असल में उन्हें जो गन मिली है वो सब नकली है। इसका मतलब यह था कि यह ग्रेनेड भी नकली ही होगा, इसलिए कैप्टन तुरंत उसे हटाता है और सभी उसके अंदर जाते हैं। लेकिन अब तक सभी रॉबर्स बोट के जरिए महल की सीढ़ी तक पहुंच चुके थे, जिसके ऊपर एक वैन और उसका ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा होता है।
जिस तक जल्दी से ये सभी लोग पैसों समेत पहुंच जाते हैं और उसमें सवार होकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को टनल में चारों के नामों निशान भी नहीं मिलते। मतलब कि फेक गन्स और ग्रेनाडर्स की मदद से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इन्होंने इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम दे दिया था। फिलहाल सभी इतना सारा पैसा पाकर काफी खुश थे और पुलिस को कुछ भी पता न लगे, इसलिए ये वैन को भी जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत पीछे न रह जाए। फिर ये लोग अपनी जिंदगी मजे से काटने लगते हैं, पर इनसे सिर्फ एक जगह गलती हो गई थी, जो एल्बर्ट ने इस प्लान के बारे में अपनी वाइफ को भी बता दिया था, क्योंकि वो जब एल्बर्ट को कोई दूसरी लड़की के साथ देखती है तो वो गुस्से में जाकर पुलिस को बता देती है कि जो बैंक रॉबरी हुई थी उसमें उसका पति भी शामिल था, जिसकी मदद से पुलिस एल्बर्ट समेत सारे पैसों को भी रिकवर कर लेती है। लेकिन जब इस बारे में फर्नांडो को पता लगता है तो वह शहर से दूर भाग जाता है, पर बाकी सभी लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें मारियो भी होता है, जिस कारण उसकी बेटी लूसी उससे जेल में मिलने के लिए आती है। वह अपने फादर से कहती है कि वह एक अच्छा वकील करके उसे छुड़वा लेगी, लेकिन मारियो उसको ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि वह बस अपने फ्यूचर पर फोकस करे। जिसके काफी दिनों बाद स्पेशल फोर्सेस आखिरकार फर्नांडो को भी पकड़ लेती है। फिर हम उसे सजा काटकर बाहर आते हुए देखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने असली नहीं नकली हथियारों का इस्तेमाल किया था और साथ ही किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई थी, इसलिए इन्हें कम सजा होती है। हालांकि फर्नांडो से पहले मारियो आजाद हो चुका था, जो कि जेल से बाहर आने पर उसका वेट कर रहा था। और इसी के साथ मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि ये रॉबरी की कहानी असल में सच्ची घटना पर आधारित